हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज इस मेरे मुकुल गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आज मेरे चैनल पे आप अवेलेबल हैं, वीडियो आप तक पहुंची है, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत लकी हैं। लकी इसलिए हैं क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो किसको लेकर है? टीजीटी पीजीटी 2026 को लेकर है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ जा रहा है, इसकी उपयोगिता बढ़ती चल रही है। वो है एनईपी 2020। तो यकीन मानिए कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आज देखेंगे कि जो एनईपी 2020 है उस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं। लगभग 25 पॉइंट्स पूरे एनईपी में, 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट में मैं एग्जाम टिप्स दूंगा, कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे उसको याद करना है, ठीक है, कैसे उससे अच्छे नंबर्स लाए जा सकते हैं। इस पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि अब लगातार पढ़ाई होगी। क्या है? अब लगातार तैयारी होगी। अभी तक आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज से ही अगर मेरे साथ आप स्टार्ट हो जाएंगे तो मान चलिए कि एग्जाम आते आते लगभग संपूर्ण टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनईपी 2020, ठीक। तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जितने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। नोट करने के साथ साथ ये वीडियो हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की हो जाए, क्योंकि टॉपिक लंबा है। संपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करना है। उसके बाद अब आप देखेंगे कोई भी टॉपिक आपका बचा नहीं है। चलिए, ठीक। तो किस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं? एनईपी 2020 संपूर्ण परीक्षा उन्मुख अध्ययन पे है। परीक्षा उन्मुख का मतलब क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड। इसमें उसी टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। हम ऐसे टॉपिक को इग्नोर करेंगे जो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर एनईपी पे इतनी चर्चाएं होती है, इतनी बात होते हैं, तो एनईपी 2020 है क्या? ठीक है। तो जो हमारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी दैट मीन्स क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि इसको लॉन्च कब किया गया है। तो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी दी थी। इसने क्या किया है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को प्रतिस्थापित किया है। अब आप सोच लीजिए, 1986 के बाद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हुई है, कब हुई है? 2020 में। तो भारत सरकार ने इतना लंबा टाइम लिया, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इतना लंबा टाइम लिया है कि उस पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। और इस पूरे वीडियो में, इस पूरे एनईपी में आप देखेंगे कि अब जो हमारा पुराना मेथड था, पुरानी प्रणाली थी, उसको रिमूव किया गया, उसको रिप्लेस किया गया। अब बुक तक आपको सीमित नहीं किया जाएगा, बुक के बाहर भी आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसको लॉन्च कब किया गया है? 29 जुलाई 2020 को किया गया है, ठीक है। ये किसका स्थान लिया है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करके ये पॉलिसी आपकी लॉन्च हुई है। चलिए, ये तो हो गया एनईपी 2020 है क्या। उसके बाद आप देखेंगे कि एनईपी 2020 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जब 21 सेंचुरी की आप बात करेंगे, तो ये जो एनईपी 2020 है, ये हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये स्पेशल पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका जो व्यापक उद्देश्य है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको अधिक क्या बनाना है? होलिस्टिक, समग्र, लचीला, बहुविषयी, ठीक है ना, कौशल, दैट मीन्स स्किल बेस, समावेशी और लर्नर क्या है? सेंट्रिक बनाना है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, मेन उद्देश्य यही है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो एनईपी 2020 है, 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा व्यवस्था को क्या करना है? होलिस्टिक अप्रोच रखना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, उसको बहुविषयी बनाना है, उसको स्किल बेस पे करना है, ठीक है ना। तो ये हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी है, एनईपी। अब आगे देखेंगे दूसरे पॉइंट्स में आप देखेंगे एनईपी 2020 के प्रमुख आधार क्या हैं। एनईपी 2020 के प्रमुख आधार, 5 प्रमुख आधार हैं। क्या है? कितने हैं?
5 प्रमुख आधार हैं, ठीक है। उसको 60 में याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, AEQAA, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो हमारी NEP 2020 के आधार हैं, ठीक है, बेस्ड हैं। क्या है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल आप उसको नोट करते चलिए मेरे साथ में, ठीक है। ए दैट मीन्स होता है एक्सेस, पहुंच। तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, अभी भी हम देखेंगे जो डेवलप कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, और भी जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। अभी हम पुरानी प्रथा पे, पुरानी परंपराओं पे चल रहे हैं, केवल हमको मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए, और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उसी चीज़ को, ऐसी सिस्टम व्यवस्था, ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी तक उसकी पहुंच जो है ना बिल्कुल आसान हो जाए। पहला पॉइंट्स हो गया। ये क्या है, इक्विटी, वो समानता हो, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्वालिटी, गुणवत्ता होनी चाहिए साथियों। ये पॉलिसी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुणवत्ता होने के साथ साथ, गुणवत्ता होने के साथ साथ और भी क्या चीज़ें हैं, वो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, वहनीयता, यानी कोई भी पर्सन आसानी से उसको अफोर्ड कर ले। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली को बहुत ज़्यादा महंगा बना देंगे तो महंगा बनाने का एक इम्पैक्ट आएगा कि बहुत सारे जो लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो एजुकेशन से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। जब एजुकेशन से वो वंचित रह जाएंगे तो ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई मकसद नहीं होगा। इसलिए इसको प्रयास किया जा रहा है कि जितना अफोर्डेबिलिटी उसमें रखी जाए ताकि हर व्यक्ति उसको आसानी से क्या कर सके, फॉलो कर सके, यूज कर सके, उसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर सके। और उसके बाद होता है एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी। क्या है, अकाउंटेबिलिटी। किसी भी पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको ड्यूटी दीजिए, उसको आप राइट भी, अधिकार दे दीजिए, बट अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो सब कुछ आपका बेकार है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदेही, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, परीक्षा आप देंगे, अगर आप फेल होते हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है, पास होते हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है। ये होता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं हमारे NEP के। किसके, NEP के। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट्स, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, तीसरे में देखेंगे NEP में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो है परिवर्तन। पहले हमारा सिस्टम क्या था, 10+2। क्या है, 10+2। अब 10+2 से रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 कर दिया गया है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 10+2 को किससे रिप्लेस किया गया है। तो 10+2 के स्थान पे अब क्या आ गया है, 5+3+3+4। अब ये 5+3, 3 एंड 4 क्या है, आगे आप इस पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, NEP 2020 में स्कूल एजुकेशन को, किसको, स्कूल एजुकेशन को 5-3-3-4 सर्कुलर स्ट्रक्चर में पुनर्गठित किया गया है 2020 में। दैट मीन्स NEP जो 2020 आई है उसमें जो हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर है वह किसके आधार पे है, 5-3-3 और 4 के आधार पे है। अब इसका पूरा संपूर्ण विश्लेषण आप देखिए, अब इसको संपूर्ण विश्लेषण देखिए, जिससे क्लास आपकी और भी वैल्यूएबल बनती जा रही है, क्योंकि आगे पॉइंट्स और भी आपकी इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे स्टेज है, उसके बाद एज है, उसके बाद कक्षाएं हैं आपकी, उसके बाद मुख्य इसका दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। तो पहला ही होता है हमारा फाउंडेशनल। क्या होता है, फाउंडेशनल। इसकी एज रखी गई है 3 से 8 वर्ष, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन होगा 3 वर्ष का। क्लासेस आपकी होंगी 1 से 2। बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा, 1 से 2। अब वहाँ भेजना कहाँ है, चाहे आंगनवाड़ी में भेजिए, प्री स्कूल में भेजिए, ठीक है ना। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल प्लस क्लास 1 एंड 2, ये इसमें रखा गया है आपके फाउंडेशनल स्टेज में। और इसका जो मुख्य दृष्टिकोण है, मेन अप्रोच है, वो क्या है, प्ले एक्टिविटी बेस। अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल में आप जाएंगे तो पहले एडमिशन नर्सरी में होता है, फिर LKG में होता है, फिर UKG में होता है। तो ये जो 3 साल हैं, 3 साल बच्चों के अंदर पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाना चाहिए, बट आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में टोटल इसका अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम बच्चे को कितना पढ़ा दें, 8 बेल लगातार पढ़ाए जाते हैं, तो बच्चा क्या है, 4 बेल पढ़ता है, 4 बेल सोता रहता है, मस्ती करता है। बट यहाँ जो गवर्नमेंट का NEP का
जो मेन ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो है कि बच्चा पहले 3 से 8 वर्ष तक छोटी क्लासेस में होगा, दैट मीन्स आंगनवाड़ी में होगा या प्री स्कूल में होगा, फिर उसके बाद 1 में या 2 में जाएगा। तो जो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का कंसेप्ट है, उसमें केवल बच्चों को प्ले करिए, खिलाइए, एक्टिविटी बेस से उसको इन्वॉल्व करिए, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। बट ये अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेज है, क्या है? प्रिपरेटरी। क्या है? प्रिपरेटरी है, वो 8 से 11 वर्ष है। क्या है? 8 से 11 वर्ष। तो जब बच्चे 8 से 11 वर्ष की आयु में हो जाएंगे, तो क्लास वो 3rd to 5। क्या है? 3rd to 5। अब इसमें जो उसका मेन ऑब्जेक्ट होगा, एनईपी 2020 का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि बच्चे इसमें कुछ डिस्कवरी करेंगे, डिस्कवरी बेस पे उसको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। किस में इन्वॉल्व किया जाएगा? एक्टिविटी में। किस में इन्वॉल्व किया जाएगा? एक्टिविटी में। फिर उसके बाद क्या है, हम पहुंचते हैं, जैसे हमारा प्रिपरेटरी स्टेज क्लियर होगा तो हम पहुंच जाएंगे मिडल में। कहाँ पहुंच जाएंगे? मिडल में। तो मिडल की जो एज ग्रुप है वो 11 से 14 वर्ष है। कितना है? 11 से 14 वर्ष है। अब इसमें क्लासेस कौन है, ये भी देखिए, एनईपी 2020 में क्लियरली स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी बच्चे की एज 11 से 14 वर्ष के बीच में है तो वो बच्चा क्लास 6 एंड 8 के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी एज ज़्यादा है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो उनको आप लोअर क्लास में डाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी एज के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होना चाहिए। उसमें साइकोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि बच्चा जब अपने एज ग्रुप के साथ रहता है तो वो जल्दी सीखता है। अगर अपनी एज ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर अपनी एज ग्रुप से कम की क्लास में रह रहा है, बच्चे उससे छोटे छोटे हैं, बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो क्या है? ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग है। अब बच्चे को धीरे धीरे सब्जेक्टिव नॉलेज देना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? लर्निंग है। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी स्टेज। इसकी उम्र जो रखी गई है 14 से 18 वर्ष है। क्लासेस इसके 9 to 12 होंगे। अब इसमें क्या होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्लस क्रिटिकल थिंकिंग होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग होगा। अब बच्चों का माइंड डेवलप हो गया है, बच्चे के अंदर चेंजेस आ गए हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, एडोलसेंस में पहुंच गया है। तो ऐसी कंडीशन में उसको जितना मल्टी डिसिप्लिनरी रखेंगे, दैट मीन्स बहुत सारे एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में उसको आगे ले जाएंगे। जितना वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया 5+3+3+4 का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, अब इसकी सुपर ट्रिक क्या है, कैसे इसको हम याद रखेंगे? सुपर ट्रिक में क्या है, 5 साल ये फाउंडेशन का है, 3 प्रिपरेटरी का है, 3 मिडिल में रहेगा, 4 क्या है? सेकेंडरी का है। एज ग्रुप क्या है? देखिए, फाउंडेशन एज में क्या है? 3, फिर 8 है, फिर 11 है, 14 है और 18 साल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमारा कंसेप्ट है, क्या है? 5, 3, 3 और 4 का, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब इसी के आधार पे एज प्रोग्रेशन भी है। इसी के आधार पे क्या है? एज प्रोग्रेशन है। चलिए, अब यहाँ देखेंगे कि जो फोर्थ है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि FLN क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। सॉरी। तो NAP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। इसको आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा FLN के अंतर्गत किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, किसको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, बच्चे अब क्या क्या करेंगे इसमें, यानी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है, उसमें बच्चे क्या क्या करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, उनको किस रूप में सिखाया जाएगा। यहाँ देखिए, मीनिंग क्या दिया है, बच्चे प्रारंभिक स्तर पर, अगर वो प्राइमरी लेवल पे होते हैं, प्रारंभिक स्तर पे होते हैं, तो उनको आप पढ़ना सिखाइए, लिखना सिखाइए, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट में जब वो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसको कुछ मैथमेटिकल थिंग डेवलप करिए। वो जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है,
तो कोई ज़रूरी नहीं है ना उसके मैथ के नियम ही बताए जाएँ। उसको ऐड करने का कंसेप्ट हम बाई गेम के माध्यम से बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्या है, जैसे 2 + 3 बताया जा रहा है, तो अगर नहीं समझ पा रहा है, तो उसको एक हाथ में 2 सामान दिया जाए, एक हाथ में 3 सामान दिया जाए, ठीक है? कोई भी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसको कहा जाए कि दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद उससे फिर कहा जाए, बेटा अब बताओ कितना हुआ? तो वो बंदा काउंट करेगा, तब वो आंसर आसानी से बता पाएगा कि 2 और 3 मिलाने से कितना हो गया? 5, ठीक है? तो ये हो गया एफएल एन के तहत। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये महत्वपूर्ण क्यों है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, तो इसमें आपको मिलेगा जो एफएलएन का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की मजबूत नींव प्रदान करना। अगर फाउंडेशन स्तर पे है बच्चा, उसको लिटरेसी नहीं है, वो पढ़ना नहीं जान रहा है, लिखना नहीं जान रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और न्यूमरेसी, उसको कुछ नंबर सिस्टम भी जैसे क्या है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथमेटिकल में, वो चीज़ें वहाँ पे उसको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? तब जाके हमारा एजुकेशन का कंसेप्ट आपका कंप्लीट होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपकी अच्छी चल रही होगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? अगर कहीं पे किसी पॉइंट्स पे आपको डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में अगर हो सकता है पॉसिबल ना हो कि उसी टाइम पे जवाब दिया जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपके कमेंट आएंगे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए मेन सबसे इम्पोर्टेंट्स हैं, क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम चल रहे हैं। 5वें पॉइंट्स पे, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। एनएपी 2020 में जहां संभव हो, कहाँ पे? जहां संभव हो, यानी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, कम से कम ग्रेड 5 तक और बेहतर हो तो ग्रेड 8 एवं आगे तक शिक्षा के माध्यम के रूप में होम लैंग्वेज, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज पर जोर दिया गया है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, उसमें फोकस किया जाता है, बच्चे इंग्लिश इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंग्लिश सीखें, इंग्लिश सीखें, इंग्लिश में बात करें, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो फोकस किया जा रहा है, जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस पे ध्यान दिया गया है कि बच्चे को सिखाना है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसको रटाना नहीं है। तो अगर वो होम लैंग्वेज में सीख रहा है तो उसमें भी सिखा सकते हैं, अगर वो मदर टंग में सीख रहा है, मातृभाषा में सीख रहा है, तो उसमें हम सिखाएंगे। अगर वो रीजनल लैंग्वेज में सीख रहा है, उसमें कंफर्टेबल है, तो उसमें भी हम उसको क्या करेंगे? सिखाएंगे, ठीक है? एक एग्जाम ट्रैप होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? एक गलत स्टेटमेंट दिया जाता है। क्या गलत स्टेटमेंट है? कि एनएपी 2020 के अनुसार केवल ग्रेड 5 तक ही मातृभाषा अनिवार्य है, जो कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपका गलत है। गलत इसलिए है कि इसको ग्रेड 5 तक ही नहीं रखा गया है। परफेक्टली टिल क्या है? ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, क्लास 8 तक और उसके बाद भी इसको ध्यान में रखा गया है कि बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जिसमें बच्चे से सीख सकता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको और भी क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। यह फ्रेमिंग गलत है क्योंकि पॉलिसी एटलीस्ट ग्रेड 5 क्या है? प्रिफरली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड की बात करती है, ठीक है ना? जो एनईपी है 2020 की पॉलिसी है, ग्रेड 5 तक ही नहीं, उसके आगे 8 और उसके बियॉन्ड भी बात करती है कि कोई भी बच्चा अपने मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में सीख सकता है, उसमें कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है? लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र के लोग हैं, वो किसको फोकस करते हैं? मराठी को। तमिल में जाएंगे, तमिल में, ठीक है? तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एनईपी कहती है कि बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है उसमें उसको सिखाया जाए। अब पॉइंट नंबर 6 पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 3 भाषा सूत्र दिया गया है। क्या है? 3 भाषा सूत्र। अगर ये आप टीचर बनने जा रहे हैं, एनईपी को आप जानिए, हो सकता है कि आप टीचर हो भी, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एनईपी को एक बार पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए डाउनलोड करके, ठीक है? और वैसे भी आज अगर पूरी क्लास आप देख लेते हैं, वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हैं, तो अपने प्रिंसिपल से या मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि सर ऐसी बातें हैं, इसको प्रेशराइज न किया जाए। बच्चा अगर रीजनल लैंग्वेज में सीख रहा है,
हमको उसी लैंग्वेज में सिखाना है। ठीक है, तो त्रिभाषा तीन भाषा सूत्र के अंतर्गत क्या क्या है? थ्री लैंग्वेज फार्मूला को जारी रखते हुए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि एनईपी 20 में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को जारी रखा गया है, उस पर कोई ब्रेक डाउन नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दिया गया है। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात में आप देखेंगे किसी भाषा को किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। किसी भाषा को किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। क्यों नहीं थोपा जाएगा? कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी सेक्शन का एक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट्स है। ठीक है ना, तो अगर हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तमिल हो, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो, हम जबरदस्ती किसी स्टेट के ऊपर, किसी भी राज्य के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, ना ही किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हो गया त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषा का। अब उसके बाद जो सातवां पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे सभी को काम करना चाहिए। वो क्या है? वोकेशनल एजुकेशन। क्या है? वोकेशनल एजुकेशन। एनईपी 2020 में किसकी बात की जा रही है? एनईपी, हम एनईपी पढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट्स आप क्लियर करते चलिए, लिखते चलिए, नोट डाउन करिए, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। जहाँ भी समय मिले, जब भी मिले, आप बस में हो, ट्रेन में हो, कोई सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको आप ओपन करके देख सकते हैं, पूरे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने पर विशेष जोर है। ठीक है ना, ये जो अपना आपका वोकेशनल एजुकेशन है उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने पर विशेष जोर है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? ठीक है ना, अब वोकेशनल का मतलब ये नहीं होता कि रटना, रटने का मतलब नहीं है कि बच्चे के अंदर टैलेंट डेवलप करना, बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना, बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप करना। ठीक है ना, और वो भी स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं तो टेक्निकल स्किल आप डेवलप करिए, और उसको हम जब हम मेन स्ट्रीम से जोड़ देंगे, अपने स्कूल से जोड़ देंगे, अपने कॉलेज से जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे एनईपी का जो टारगेट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो कंप्लीट होगा। 7 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर लिए। अब ये जो ओकेशनल पॉइंट्स हैं किस क्लास से स्टार्ट है ये भी ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लास 6 से, कहाँ से? क्लास 6 से वोकेशनल क्या है? एक्सपोजर, और इसके साथ क्या है? इंटर्नशिप और बैकलेस डेज हर स्कूल को अप्लाई करना है, हर मैनेजमेंट को ये एनईपी पढ़ना चाहिए, प्रिंसिपल को एनईपी पढ़ना चाहिए, उसके मेन पॉइंट्स को अपने स्कूल में अप्लाई करना चाहिए। एक इंटर्नशिप होनी चाहिए, फिर कभी कभी है अगर आप सप्ताह में 6 दिन क्लास चल रहे हैं तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जो बैगलेस डे हो, कोई भी बच्चा बैग लेके न जाए, वो स्कूल में जाए, एक्टिविटी करे, तरह तरह की चीज़ें सीखे। ठीक है ना, उसको खेल खेल में सिखाया जाए, एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, ये होता है आपका वोकेशनल एक्सपोजर। वो कब से स्टार्ट होगा? क्लास 6 से। इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वोकेशनल एक्सपोजर होता है या वोकेशनल एजुकेशन होता है उसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है एनईपी में, तो आपका आंसर होगा क्लास 6 से। अब बैगलेस डे होगा तो बैग बच्चे नहीं ले जाएंगे, उस दिन बुक नहीं होगा, तो बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होगा कि आज खेलने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल आज कुछ नया कराएंगे। अब इसमें देखिए विद्यार्थियों को क्या है, विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल स्किल और लोकल वोकेशनल अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की दिशा में पॉलिसी जोर देती है। यानी प्रैक्टिकल स्किल्स उसको दी जाए, लोकल वोकेशनल हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने की दिशा में पॉलिसी जोर देती है। कौन? एनईपी 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको 100% अप्लाई कर लिया गया किसी भी स्कूल में तो उस स्कूल के बच्चे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, अपनी लाइफ को चेंज करने में, ठीक है, एक अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, अच्छा उनका आउटपुट होगा, कहीं भी जाएंगे वो सक्सेस रहेंगे। अब इस पे संभावित प्रश्न क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? क्वेश्चन क्या है? एनईपी 2020 में वोकेशनल जो एजुकेशन का एक्सपोजर किस कक्षा से विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया है? अभी 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 जस्ट ऊपर की क्लास में आपने पढ़ा, मैंने हाईलाइट भी किया, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है कि इसको अभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, किस क्लास से उसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में आंसर करके आप बताइएगा। अब आ जाइए कोडिंग। आजकल टाइम यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे
जो टेक्निकल टीचर्स हैं, कोई आईआईटीएन पर्सन है, कोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। किस पे? कोडिंग पे। ठीक है, तो एनईपी के अंतर्गत स्टूडेंट को कोडिंग जैसे कंटेम्प्रेरी स्किल से परिचित कराने पर जोर है। अभी आप बहुत सारे स्कूल में देखेंगे, स्कूल तो चल रहा है लेकिन वहाँ कंप्यूटर लैब ही नहीं है। तो मैं अगर एक बार यहाँ थोड़ा सा वीडियो को रोक रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप टीचर्स हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो आप अपने घर के बच्चों का एडमिशन वहाँ न कराएं जहाँ कंप्यूटर लैब ना हो, बच्चे कंप्यूटर लैब में न जाते हों, कंप्यूटर के टीचर अच्छे ना हों। क्योंकि एनईपी 2020 के अंतर्गत कोडिंग जैसे जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स है, बच्चों को उससे परिचित कराने पर जोर दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? एनईपी 2020 के माध्यम से। अब इसका एग्जाम कीवर्ड क्या है, एग्जाम कीवर्ड क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए। क्लास 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाने पर जोर दिया जा रहा है, कोडिंग से उसको परिचित कराया जा रहा है, चाहे वो कोडिंग का हो, चाहे क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो। बच्चों को क्लास 6 से ही इस पे काम किया जा रहा है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। अब आप देखेंगे हमने लगभग 8 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया है। 8 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अगर आप देखेंगे एनईपी 2020 में अभी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बाकी हैं। अब वो पॉइंट्स अभी लास्ट तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं बीच बीच में आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि कौन से पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप क्लास के एंड तक आप बने रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने साथ पानी ले लीजिए, चाय पीना है चाय पी लीजिए, लेकिन क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास के साथ चलना है। तो क्लास अगर आपने पूरी कंप्लीट कर लिया, एनएपी का पूरा खेल आज ख़त्म हो जाएगा। एनएपी कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। असेसमेंट रिफॉर्म क्या है? असेसमेंट रिफॉर्म पे, तो असेसमेंट रिफॉर्म के अंतर्गत आप देखेंगे कि एनएपी 2020 असेसमेंट को क्या है, केवल मार्क ओरिएंटेड या नोट लर्निंग ओरिएंटेड, ये इसको पूरी तरीके से अवॉइड करता है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करता है, इसको नेगलेक्ट करता है, इसको पूरी तरीके से हटाता है। अभी आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पे जो बच्चे 98% लाते हैं, 78% लाते हैं, उनके फ़ोटो के साथ, रैंक के साथ, नंबर के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े फ्लैग से बैनर लगा दिए जाते हैं कि मेरे स्कूल के बच्चों ने इतने परसेंटेज गेन किए हैं। तो बाद में कभी-कभी होता है कि आप देखेंगे जो बच्चा सबसे टॉप किया है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उसने स्किल्स पे काम नहीं किया। ठीक है ना? उसने केवल मार्क्स पे काम किया, उसका सोशल बिहेवियर डेवलप नहीं है, सोसाइटी के बारे में नहीं मालूम है, कैसे लाइफ में बैलेंस करना है वो भी नहीं मालूम है। तो एनईपी 2020 कहती है कि इन सब सारी चीज़ें जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। ठीक? जब इसको आप हटा देंगे तो बच्चों के स्किल्स पे आप काम करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या होगा, एक स्कॉलर बनेगा। और अगर वो स्कॉलर बनेगा तो लाइफ में अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तब भी वो कुछ कर सकता है। ये किसका जोर है? एनईपी 2020 का। तो अब करना क्या है कि जो मार्क ओरिएंटेड है इसको हटाइए, रोट लर्निंग क्या है उसको हटाइए। अब यहाँ से हटाकर एनईपी 2020 कहाँ पे आपको इंगेज कर रही है ये भी आप देखिए, यहाँ से हटा रही है, किस तरफ आपको ले जाना चाहती है। एक तो कम्पिटेंसी बेस्ड, किस पे बेस्ड? कम्पिटेंसी बेस्ड, फॉर्मेटिव बेस्ड, होलिस्टिक अप्रोच, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जा रही हैं, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट तभी पूरा होगा जब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपको ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं वहाँ से हटाकर जो एनईपी है ये 5 पॉइंट्स की तरफ आपको ले जाना चाहती है। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉइंट्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक में देखते हैं क्या है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनईपी से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं सब क्लियर होते जाएंगे। अब आ गया 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब 360 डिग्री जानते हैं, 180 डिग्री का मतलब केवल आप सामने देख रहे हैं, आपके पीछे क्या हो रहा है नहीं पता आपको, लेफ्ट देख सकते हैं, राइट देख सकते हैं 180 डिग्री में। अगर 360 डिग्री आपका होलिस्टिक डेवलप करना है तो उनमें बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना होगा। अब एनईपी आपको इस पे ही काम करने के बारे में निर्देश करती है। जैसे क्या है,
एनईपी 2020 में एनईपी 2020 में साथियों 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की अवधारणा महत्वपूर्ण है। किसकी? 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की अवधारणा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें केवल परीक्षा के मार्क्स नहीं बल्कि विद्यार्थी के, देखिए मेन फोकस जो एनईपी है 2020 है कि जो परीक्षा के मार्क्स आ रहे हैं 90%, 80%, 75%, कोई बच्चा एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाया है लेकिन वह रियल लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाते हैं। तो एनईपी 2020 आपको प्रोवाइड करती है कि इन सब सारी चीज़ों को आप रिप्लेस करिए, हटाइए, कुछ नई चीज़ें बच्चों को सिखाइए। अब क्या है कि एक तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। उसके बाद अफेक्टिव डेवलपमेंट करना है। आपको स्किल सीखनी है, आपको कॉम्पिटेंसी सीखनी है, ठीक है ना। और क्या है, इसके आधार पे आपका ओवरऑल प्रोग्रेस होना चाहिए। आपके अंदर सोशल नॉलेज भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल नॉलेज भी होना चाहिए, सोशल बैलेंस आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होती है उसको भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप टेक्निकल भी हो, तब जाके एनईपी 2020 का कंसेप्ट जो होगा वो आपका पूरा होगा। ठीक। अब इसको थोड़ा सा और व्यापक रूप से देखा जाता है। क्या है? और व्यापक रूप से देखा जाता है। क्यों? अगर किसी बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आपने डेवलप कर दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर दिया जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, अफेक्टिव प्रभावपूर्ण उसका विकास, उसके अंदर कोई एक स्किल्स आपने डेवलप कर दिया, तो मान चलिए कि उसकी लाइफ 100% क्या है? सक्सेस है। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। या और भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड अप्रोच है उनमें किन चीज़ों को डेवलप करने के बारे में एनईपी आपको गाइड करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए चलिए कि स्किल्स पे है, कॉम्पिटेंसीज पे है, ओवरऑल प्रोग्रेस पे है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या आपका इफेक्टिव डेवलपमेंट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी के समग्र विकास और प्रोग्रेस का मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट। तो बच्चा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अगर उसको ज़रूरत पड़ी गाना गाना है तो गाना भी गा ले, डांस करना चाहता है डांस भी कर ले, ठीक है। अगर कहीं उसको अटेंडम में स्पीच देनी है तो वो हमेशा प्रिपेयर रहे, किसी टॉपिक पे बोलना है तो वो प्रिपेयर रहे। ये होता है मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट। ये है 360 डिग्री अप्रोच। किसके अकॉर्डिंग है? एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है। 10 पॉइंट से लिए हुए। अब हम देख रहे हैं परख। किसके अब पहुँचे हैं 11वें पॉइंट्स पे? परख। अगर क्लास आपकी लंबी हो रही है थोड़ी देर वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक के आप चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, क्योंकि लास्ट तक हमको चलना है। जब तक हमारा ये पूरा एनईपी 2020 का टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं। आपसे उम्मीद करती हूँ उम्मीद करता हूँ कि क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे भी वीडियो आपके आने बाकी हैं। ये जब तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, कौन सा? टीजीटी 2026 का, तो चाहे जीएस का हो, चाहे आपका योजनाएं से रिलेटेड हो, करंट से रिलेटेड हो, लगभग एक ही चैनल पे सब कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ें। क्या है? परख। क्या है? परख। परख में देखिए क्या है, ये परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है, परख का मतलब ही होता है किसी को जांचना, किसी को समझना। तो कैसे करेंगे उसका? आप रिव्यू करेंगे, उसका आप एनालिसिस विश्लेषण करेंगे। किसका करेंगे आप? नॉलेज का करेंगे। और इसके आधार पे आप देखेंगे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो ये किसका पॉइंट है? एनईपी 2020 का है कि बच्चों के अंदर एक परख की भावना भी डेवलप होनी चाहिए। यह जो असेसमेंट रिफॉर्म से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। किसे? असेसमेंट रिफॉर्म से रिलेटेड क्या अत्यंत महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। अब इसको याद रखना है, याद रखना है। तो परख बराबर क्या है? असेसमेंट। परख बराबर क्या है? असेसमेंट। अब टीजीटी में या पीजीटी में इसको असेसमेंट रिफॉर्म के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। किसके साथ? असेसमेंट रिफॉर्म के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। ये इसकी संभावना है। तो जहाँ भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उस पर फोकस किया जा रहा है। आप भी उसको नोट डाउन कर लीजिए
कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म? तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम हम देते हैं उसको भी थोड़ा सा सुधार किया जाए, उसमें कुछ हाई लेवल की चीज़ें इन्वॉल्व की जाए, तब जाके एग्ज़ाम या एनईपी का कंसेप्ट आपका कंप्लीट होगा। जैसे क्या है, एनईपी 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन को कम हाई स्टेक्स और अधिक कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड बना रही है। एप्लीकेशन क्या है, ओरिएंटेड बना रही है, और क्या है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे काम कर रही है और फ्लेक्सिबल बनाने पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो अब जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो रटने वाले हैं, चलिए रट्टा मारेंगे, पास हो जाएंगे, नंबर अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल हमको जॉब मिल जाएगी या हम लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब एनईपी कह रही है कि आपको स्किल्स पे काम करना है, एप्लीकेशन बेस्ड काम करना है, आपके पास किसी भी चीज़ को लेकर कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको इन सब सारी चीज़ों को डेवलप करने की या बनाने की दिशा में रिफॉर्म की बात करती है कौन, एनईपी 2020। चलिए, अब इसका मुख्य विचार क्या है, इसके मेन आइडियाज़ क्या हैं। पहले क्या था, रोट लर्निंग था। अब रोट लर्निंग से किस पे शिफ्ट किया जा रहा है, कंपटेंसी बेस्ड लर्निंग पे। अब इसको रोट लर्निंग को हटाना है, कंपटेंसी बेस्ड लर्निंग को क्या करना है, डेवलप करना है। पहले क्या था, केवल लिखिए, पढ़िए और एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाइए, उसको हटा दीजिए। अब कंपटेंसी बेस्ड लर्निंग हो गया है, आपको कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है, आपको होलिस्टिक अप्रोच डेवलप किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो पॉइंट नंबर 13, अभी ऐसे हम ले चलेंगे लास्ट तक, 25 पॉइंट तक ऐसे ले चलेंगे जो एनईपी 2020 के एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको यहाँ पे एक साथ रख दिया गया है ताकि आपको उसको स्टडी करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सब्जेक्ट चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार जो सर्कुलर बना दिया गया है, एक बार जो स्ट्रक्चर बना दिया गया है, बच्चों को आंख बंद करके उसको फॉलो करना है या ब्लाइंडली फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सब्जेक्टिव चॉइस होना चाहिए, उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर डिपेंड करे कि वो कौन से सब्जेक्ट को चूज करेगा, कौन से सब्जेक्ट को चूज नहीं करेगा। तो इसको हटाया जा रहा है, किसको, नो हार्ड सेपरेशन, नो हार्ड सेपरेशन। अब इसकी मीनिंग क्या है, नो हार्ड सेपरेशन की मीनिंग क्या है, देखिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल एंड को करिकुलर के बीच रिजिड बाउंड्रीज को कम करना। जैसे कोई बच्चा आर्ट्स का है या कोई बच्चा साइंस का है या कोई बच्चा कॉमर्स का है या कोई बच्चा वोकेशनल या को करिकुलर में है, तो इसकी जो रिजिड बाउंड्रीज हैं, केवल आपको यही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस, इसी बाउंड्रीज को कम करने का काम किया जा रहा है, इसके द्वारा, एनईपी 2020 के द्वारा। चलिए, इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी फ्यूचर में विभिन्न डिसिप्लिन्स के विषयों को अधिक फ्लेक्सिबल तरीके से कंबाइन कर सके। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा है, किसी भी फील्ड में जा रहा है, उसको अलग अलग चैलेंज मिल रहे हैं, टास्क मिल रहे हैं, उसको जितना वो फ्लेक्सिबल तरीके से कंबाइन कर पा रहा है, तो यही यही है आपका एनईपी 2020 का अप्रोच। ये जो रिजिड बाउंड्रीज है उसको कम कर देना है। अब आ जाइए 14 नंबर पे, क्या है 14 नंबर, पॉइंट नंबर 14 क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसमें क्या है, तो एनईपी कोई जरूरी नहीं केवल आपको स्कूल एजुकेशन तक ही जोड़ता है, आपको कहाँ से स्टार्ट करता है, 5, 3, 3 एंड 4 तक। ये फाउंडेशनल हो जाता है, प्रिपरेटरी हो जाता है, उसके बाद मिडल है, फिर सेकेंडरी है, उसके बाद हायर एजुकेशन है। ठीक है, अब एनईपी 2020 में देखेंगे हायर एजुकेशन को किससे कनेक्ट किया जा रहा है, क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है, होलिस्टिक प्लस मल्टी डिसिप्लिनरी प्लस फ्लेक्सिबल बनाने पर विशेष जोर है। ठीक है ना, अब वो चीज़ें नहीं है कि बिल्कुल आप लिमिटेड चीज़ें हैं, आपको केवल एक किताब पढ़ा दी जाएगी, लिमिटेड सिलेबस है, कुछ नहीं। अब उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जा रहा है, जिससे आप आसानी से अपने लाइफ को सक्सेस कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ यूजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका रोल हो जाता है, यूजीसी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूजीसी ने क्या किया है, किसने, यूजीसी ने, इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने एनईपी के अनुरूप करिकुलर एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में
फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को शामिल किए हैं। यूनिवर्सिटी ने क्या है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, अब उसने क्या है नीपी 2020 के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में, अपने करिकुलम में, अपने स्ट्रक्चर्स में क्रेडिट फ्रेमवर्क किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इन्वॉल्व किया है, जिससे बच्चा फ्लेक्सिबल होकर अपने अनुसार किसी सब्जेक्ट को चुन सकता है, अपने स्किल्स पे काम कर सकता है, स्किल्स को सीख सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ये हो गया हायर के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए। अब उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 15, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, अब इसका मेन क्या है कि हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, कुछ सुधार किए गए, जैसे 1 वर्ष सर्टिफिकेट, 2 वर्ष एडवांस डिप्लोमा। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। हायर एजुकेशन में ये महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हुए हैं। 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष में क्या मिलेगा आपको, बैचलर डिग्री मिलेगी। 3 वर्ष में क्या मिलेगा, बैचलर डिग्री। 3 वर्ष बैचलर डिग्री, 4 वर्ष में बैचलर डिग्री विद रिसर्च। जब 4 वर्ष का प्रोग्राम है तो उसको आपने कंप्लीट कर लिया, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आप रिसर्च में भी आप सक्सेस होंगे, ऐसा मानना है एनईपी 2020 का। ये बिल्कुल फैक्चुअल एरिया है। क्या है, एनईपी 2020 के अंतर्गत क्या है, ये फैक्चुअल एरिया है। ठीक, पहले क्या था कि पहले साल आपने पढ़ लिया, दूसरे साल पढ़ लिया, तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाती थी कि आइए जाइए अब ग्रेजुएट हो गए हैं, अपने लिए जॉब ढूंढिए, कुछ भी करिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब आपको भी चेंज होना है इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC, ABC, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ABC, तो उसका पूरा नाम क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये कहाँ से लिया गया है, एनईपी 2020 से रिलेटेड है। अब ये ABC जो है ना, वो विद्यार्थियों को क्या अर्जित करने में कौन सी व्यवस्था देता है, यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित एकेडमिक क्रेडिट्स को डिजिटली स्टोर या मैनेज करने की व्यवस्था है। अब जितने भी सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे जो आपने अर्जित किया है, जो आपने डिग्री लिया है चाहे सर्टिफिकेट लिया है, उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने या मैनेज करने की व्यवस्था है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य हम देख लेते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर, एकेडमिक मोबिलिटी, फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे। ठीक है ना, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर होना चाहिए, एकेडमिक मोबिलिटी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे होना चाहिए। ठीक है ना, को फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट करना है। ठीक है, आप कहीं भी रहें, किसी प्लेस पे रहें, जब डिजिटल फॉर्म में सारे सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होंगे तो कहीं भी किसी प्लेस पे आसानी से आप लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एकेडमिक जो आपका मोबिलिटी है उसको आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए, इस समय सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, जब अपना रिजल्ट जारी करता है उसकी मार्कशीट क्या होती है, फिर डिजी लॉकर पे आ जाती है। किस पे, डिजी लॉकर पे। तो अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं भी रहिए, किसी प्लेस पर रहिए, आसानी से मार्कशीट का प्रिंट आउट आप ले पाएंगे। लेकिन पहले सिस्टम में क्या था, मोबिलिटी नहीं थी। अगर आप मार्कशीट छूट गए हैं तो छूट गई है, तब उसको व्हाट्सएप से मंगाइए, कहीं मंगाइए, तमाम सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इस टाइम पे इस पे फोकस किया गया है कि इस चीज़ को हटा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए यूजीसी के अनुसार एबीसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के क्रेडिट्स को सुरक्षित रूप से मेंटेन करना है, सुरक्षित रूप से क्रेडिट्स को क्या करना है, मेंटेन करना, और डिजिटल क्रेडिट ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। एबीसी को ही बनाया गया है यूजीसी के अनुसार। चलिए, अब इसमें वन लाइनर क्या है, एक लाइन में क्या है, एबीसी का मतलब क्या है, क्रेडिट्स का डिजिटल बैंक है। ये क्रेडिट्स का क्या है, डिजिटल बैंक। वन लाइन में क्या है, एबीसी इक्वल टू क्रेडिट का डिजिटल बैंक। HECI 17 पॉइंट्स क्या है, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन के लिए एक ओवर आर्चिंग क्या है, अम्ब्रेला बॉडी की परिकल्पना की गई है। ठीक, ठीक है ना, जिसकी 4 प्रमुख वर्टिकल्स प्रस्तावित हैं। अब अम्ब्रेला आप देखते हैं ना, वो 360 डिग्री होता है, सभी तरह दिशाओं में फैला होता है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल
उसकी परिकल्पना की गई थी कि जिसके 4 प्रमुख क्या हैं, वर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेशन में जीईसी जनरल एजुकेशन काउंसिल ये एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, HEGC ये क्वेश्चन है, सारे जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, ये क्या करेगा, फंडिंग करेगा, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, ये फंडिंग को मेंटेन करेगा। NAC नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल क्या है, एक्रीडिएशन जैसे उसमें होता है नैक का मूल्यांकन होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें मानक के अनुसार चल रही है क्या नहीं चल रही हैं, बच्चों को अंदर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक नैक का मूल्यांकन होता है, उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, अब मेमोरी ट्रिक क्या है, RSFA रेगुलेशन NHRC के द्वारा, स्टैंडर्ड GEC के द्वारा, फंडिंग HEGC के द्वारा, और जो एक्रीडिएशन है वो किसके द्वारा, NAC के द्वारा किया जाएगा। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगुलेशन का काम कौन करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए NHERC। स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा, GEC डिसाइड करेगा। फंडिंग का काम किसका होगा, HEGC का होगा। एक्रीडिएशन का काम किसका होगा, NAC का होगा। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे जितने भी सरकारी विवरण में देखेंगे HECI को मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क के रूप में प्रस्तावित किया गया था। किसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ मेडिकल को छोड़ दिया जाए, लीगल एजुकेशन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क के रूप में क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, इसका प्रपोजल रखा गया था। अब देखते हैं अगला टॉपिक 18 क्या है। 18 में आप देखेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF क्या है, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NEP 2020 में NRF का की स्थापना की परिकल्पना की गई है। किसकी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या की गई, परिकल्पना कि एक ऐसी संस्था को बनाया जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जब NRF की स्थापना आप करेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना। रिसर्च कैपेसिटी विकसित करना, क्वालिटी रिसर्च को सपोर्ट करना, क्वालिटी रिसर्च को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ये 3 पॉइंट्स आपके NRF के अंतर्गत रखे गए हैं कि अगर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना आप करते हैं तो रिसर्च को बढ़ावा देना है, कैपेसिटी को विकसित करना है, और जो क्वालिटी रिसर्च है उसको आपको सपोर्ट करना है। एग्जाम कीवर्ड क्या है इसका, NRF इसको क्या है, रिसर्च प्रमोशन है, रिसर्च को प्रमोट किया जाए। भारत में इसकी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे देश में रिसर्च को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। क्यों कहा जाता है कि स्टेटमेंट दिया जाता है कि एलन मस्क जो है केवल अमेरिका में पैदा हो सकता है, भारत में नहीं। ये एक मिसकंसेप्ट है। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें रिसर्च को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अभी आप देखिए पॉइंट नंबर 19 हायर एजुकेशन GER टारगेट। हायर एजुकेशन में क्या है, GER टारगेट। अब NEP में क्या है 2020 में, हायर एजुकेशन में GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य 2035 का है। GER बढ़ाने का लक्ष्य क्या है, 2035 तक रखा गया था कि जो GER है उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% तक बढ़ा दिया जाए। अब ये जो टारगेट है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि GER को बढ़ाने का टारगेट कौन से वर्ष तक था, तो उसका आंसर होना चाहिए 2035 तक। अब आ जाइए, जैसे टीचर एजुकेशन टेस्टी पेस्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट सब आपके चल रहे हैं। ठीक है, NEP 2020 टीचर को केवल कंटेंट ट्रांसमीटर के रूप में नहीं, अब टीचर्स के ऊपर भी बात की गई है कि टीचर का जो काम है केवल कंटेंट को ट्रांसमीटर के रूप में नहीं कि आए पढ़ाएं और चले गए, बिल्कुल भी नहीं है। उनको किस रूप में देखने का
प्रयास किया गया है एनईपी 2020 में। टीचर को क्या माना गया है? फैसिलिटेटर माना गया है फॉर लर्निंग के रूप में देखती है। अब टीचर एजुकेशन में उससे क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या क्या उससे एस्पेक्ट रखा जाता है। जैसे पहला पॉइंट्स क्या दिया गया है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, कंटिन्यूअस लर्निंग करना। अगर आप टीचर हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, पीएचडी कर लिया तो सब कुछ आपका कंप्लीट है। आपको हमेशा सीखने की ज़रूरत है। जितने चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? कंपटेंसी डेवलपमेंट करना। आप शुरू से देख रहे हैं कि इन सब सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है किसमें? एनईपी 2020 में। अब क्या है? पेडागॉजिकल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये इन सभी पे फोकस किया गया है किसमें? एनईपी 2020 में। चलिए अगला पॉइंट। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम है। एनईपी 2020 में 4 साल में बीएड आपका कंप्लीट होगा। टीचर को एजुकेशन की प्रमुख की दिशा के रूप में रखा गया है। अब जो बीएड का आप सिलेबस देखेंगे वो पूरी तरीके से मॉडरेट हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप सीरीज पढ़ लें, 10 दिन पढ़ लें, 15 दिन पढ़ लें, पास हो जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मॉडरेट होके आते हैं। तो अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो उसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन बेस पे होते हैं, सिचुएशन बेस पे होते हैं। चलिए, सीपीडी क्या है? सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर विशेष जोर है। अब टीचर्स क्या है, अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। अरे यार, मैं तो एमए किया हूँ, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट सिखाएगी कैसे पढ़ाना है, कैसे रहना है? बिल्कुल नहीं। अगर ये आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से आपको छोड़ देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? एनईपी के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ आपके अंदर भी चेंजेस होने चाहिए। जैसे क्या है? टीचर्स के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण माना गया है कि अगर कोई टीचर है तो उनके अंतर्गत कंटिन्यू क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। डे टू डे उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो करंट टाइम में चल रहा है, करंट टाइम गवर्नमेंट की डिमांड है, करंट टाइम एनईपी की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसमें चेंजेस आनी चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि टीचर का मतलब क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्नर। वो पूरे जीवन सीखता रहे, नई नई चीज़ों को सीखे, बच्चों को अंदर उसको डिलीवर करे, बच्चों को अंदर उसको इन्वॉल्व करे, तब जाके वो टीचर माना जाएगा। क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्नर है। अगर जो टीचर्स हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो टीचिंग फील्ड से अब चले जाएं, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग वही टीचर अब टिक पाएंगे जिनके अंतर्गत एडाप्टेशन होगा, चेंज को एक्सेप्ट करने का टैलेंट होगा। वही टीचर अब इस फील्ड में टिक पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया टीचर्स को लेकर। अब उसके बाद हम पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं 22। अब धीरे धीरे लगभग हमारी क्लास समाप्त की तरफ बढ़ रही है। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं। लास्ट में एक रिवीजन फॉर्मेट दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एनक्लेसिव एजुकेशन, इसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या है? समावेशी शिक्षा। अब एनईपी 20 में इस पे क्या फोकस किया गया है? डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, जेंडर रिलेटेड इंक्लूजन्स है। अब आप देखेंगे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहा गया है कि किसी बच्चे को कहीं से भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है। ठीक है। इस पे विशेष फोकस किया जा रहा है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि जो स्लो लर्नर है, जो फास्ट लर्नर है, उनको अलग अलग बैठाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चे ग्रुप में होते हैं, सब एक साथ बैठते हैं, तो उनके सीखने की जो क्षमताएं होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत टीचर्स को देखा है कि उनका मेन फोकस होता है कि जो सबसे तेज बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में रखना, मिडिल को एक ग्रुप में रखना, और जो बिल्कुल लोअर बच्चे होते हैं तो उनको एक ग्रुप में रखना। अब थोड़ा सा यहाँ आप 1 मिनट रुकिए, उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। आप उम्मीद करिए कि एक ग्रुप में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं, बिल्कुल शरारती हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं।
जब इनका ग्रुप एक साथ क्रिएट हो जाएगा, ये तो और शरारत इनकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में यही चीज़ें पर फोकस किया गया है कि उन बच्चों को ग्रुप के अनुसार न डिवाइड किया जाए, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाया जाए, सबको एक बराबर सम्मान दिया जाए, सबको इक्वलिटी दी जाए, तब जाके एनईपी 2020 का कंसेप्ट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी फोकस किया गया है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल एनरोलमेंट नहीं है कि आपने नाम लिखा लिया, फीस जमा कर दिया, आप एजुकेटेड हो गए। वो एजुकेशन लेना है, डिग्री लेना है, एजुकेटेड आप नहीं हुए हैं। अब इसका मेन पर्पज क्या है कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है, इक्विटेबल होना चाहिए। शिक्षा से आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। केवल एनरोलमेंट करना ही एजुकेशन का मेन पर्पज नहीं है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी भी है कि मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है, वरना अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँची है, आप लगभग 1 घंटे से मुझको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का ही एक रोल है। अगर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये मान चलिए जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट है उसमें आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भारत आज भी चाइना, जापान और अमेरिका से लगभग 50 साल पीछे चल रहा है। वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो आज हमको भी ज़रूरत है उस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्वॉल्व होने की, अपने आप को बदलने में, ताकि हमारे बच्चे भी आसानी से उस लेवल तक जा पाएँ जो अदर कंट्रीज़ के बच्चे जा रहे हैं। ये तो संभव तभी होगा जब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब देखते हैं कि एनईपी 2020 क्या कहती है। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण साधन मानती है। अगर एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको बदलना है, उसको चेंज करना है, तो एक महत्वपूर्ण साधन होता है आपका टेक्नोलॉजी। जितना टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे उतना ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? NETF क्या है? NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हम देख लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के एप्रोप्रिएट क्या है यूज पर विचार विमर्श और गाइडेंस को बढ़ावा देना। अब टेक्नोलॉजी का जितना यूज हम एजुकेशन फील्ड में करेंगे उतना ही एजुकेशन सिस्टम हमारा डेवलप होगा, उतना ही चीज़ें आसान होंगी। एकदम लास्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री के जो लास्ट बच्चा है वहाँ तक भी एजुकेशन की एक्सेस हो पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने 5 पॉइंट्स पढ़ा था। ठीक है। उसमें पहला ही पॉइंट था एक्सेस का। कैसा पॉइंट था? एक्सेस का। ठीक है। तो ये ज़्यादातर संभव कैसे हो पाएगा? जब आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा मंत्रालय है, एनईपी इनिशिएटिव में क्या है? NDAR, NETF, वर्चुअल ओपन स्कूल्स, दीक्षा, रिलेटेड इनिशिएटिव और FLN रिसोर्स जैसे इनिशिएटिव सूचीबद्ध हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर बच्चा शिक्षित हो। ठीक है। उसके लिए तमाम सारे ओपन लर्निंग के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ओपन स्कूल्स को ले गए हैं, वर्चुअल ओपन स्कूल्स हैं, दीक्षा जैसे पोर्टल बनाए गए हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। बस ज़रूरत यह है कि इन सब चीज़ को आप अचीव तभी कर सकते हैं, इनमें इन्वॉल्व तभी हो सकते हैं जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं। धीरे धीरे हम लगभग अपने क्लास की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय नॉलेज सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम में देखेंगे कि NEP 2020 में NEP नॉलेज ट्रेडिशन को करिकुलम में उचित स्थान पर देने पर जोर है। ठीक है ना। जो करिकुलम होता है जिसके अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम चलता है, उसमें नॉलेज ट्रेडिशन को क्या है? एक प्लेस दिया जा रहा है, एक स्थान दिया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। किस पे? इंडियन लैंग्वेजेस पे, हमारी भारतीय कल्चर पर, हमारे भारतीय ट्रेडिशंस पर, नॉलेज सिस्टम पर और हेरिटेज पे। ये हमारी NEP कहीं से नहीं कहती है कि आप एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, टेक्निकल जाने के लिए अपने आप कल्चर को भूल जाए, अपने लैंग्वेज को भूल जाए, अपने ट्रेडिशन को भूल जाए।
हमको सब कुछ करना है एक सिस्टम में रह के, ये एनईपी का कंसेप्ट है। अब इन सारी चीज़ों को शिक्षा से जोड़ने का मेन उद्देश्य है कि जितना ये सब शिक्षा से जुड़ेंगे उतना ही पर्सन्स का डेवलपमेंट होगा। अब आ जाइए एडल्ट एजुकेशन पे, पॉइंट नंबर 25, एडल्ट एजुकेशन। एनईपी 2020 में एडल्ट एजुकेशन को भी व्यापक एजुकेशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा माना गया है, ठीक है ना, किसका, एडल्ट एजुकेशन को एजुकेशनल फ्रेमवर्क का एक पार्ट माना गया है, एक हिस्सा माना गया है। इसमें आप देखेंगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, हर बच्चा कुछ लिखना जाने, हर पर्सन कोई पढ़ा लिखा हो, कुछ पढ़ ले, कुछ समझ ले कि देश में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये फाउंडेशनल लिटरेसी है। कुछ वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए। कंटिन्यू एजुकेशन, जब हर व्यक्ति लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, साक्षर होगा, तो वो जीवन भर चीज़ों को सीख सकता है कि देश में क्या चल रहा है, नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ठीक है। और लाइफ स्किल्स, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसकी भी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये है एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम। इसमें आप देखेंगे इन सब सारे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है एनईपी 2020 में। अब देखिए, आप कुछ फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप पीएचडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, ये तो मान लीजिए किसी के लिए भी है, एनईपी 2020 सभी फील्ड के लिए है, कोई भी बच्चा आसानी से इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उस फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एकदम बिल्कुल शॉर्ट, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। एनईपी अप्रूव कब किया गया, 29 जुलाई 2020 को किया गया है। प्रीवियसली पॉलिसी कौन थी, एनईपी 1986 थी। न्यू स्कूल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 5-3-3-4 का है। फाउंडेशनल जो एज है वो 3 से 8 साल की है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो फाउंडेशनल एज है वो क्या है, उसकी उम्र कितनी रखी गई, तो आपको बताना है कि 3 से 8 साल है। जब प्रिपरेटरी सिस्टम पूछा जाए मेरे दोस्तों, तो उसको फट से बता दो कि 8 से 11 साल है। अगर मेरे दोस्त पूछा जाए कि मिडिल एज क्या है, मिडिल में किस मिडिल ग्रुप में कौन से एज के बच्चे आते हैं, तो फट से बताइए 11 से 14 साल के बच्चे आते हैं। सेकेंडरी लेवल पे कौन से बच्चे आ रहे हैं, 14 से 18 साल के बच्चे आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर क्लास आपने कंप्लीट किया है, ईमानदारी से किया है, नोट डाउन किया है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। जो भी आपने ऊपर 25 पॉइंट्स को रखा है, इसी को शार्ट में आपको दे दिया जा रहा है। एफएलएन क्या है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। वोकेशनल एक्सपोजर कब से स्टार्ट है, क्लास 6 ऑनवर्ड से है। कोडिंग कौन से क्लास से स्टार्ट है, क्लास 6 से है। असेसमेंट का रिलेशन किससे है, कंपटेंसी बेस्ड लर्निंग से है। प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या है, 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। चलिए, अब आप देखेंगे प्रोग्रेस कार्ड हो गया 360 डिग्री अप्रोच का। परख का मतलब क्या है, असेसमेंट। एबीसी का मतलब क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या रिसर्च, ये है आपका मल्टीपल एग्जिट। यूजी का ड्यूरेशन क्या है अंडर ग्रेजुएट का, 3 से 4 साल, 3 से 4 साल। रिसर्च डिग्री में क्या है, 4 ईयर यूजी विथ रिसर्च, ठीक है। HECI क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। NHERC क्या है, रेगुलेशन है। GC क्या है, स्टैंडर्ड है। HEGC क्या है, फंडिंग है। NAC क्या है, एक्रीडिएशन है। NRF क्या है, रिसर्च है। GER टारगेट क्या रखा गया है, 50% बाई 2035 तक इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल स्ट्रक्चर का जो फोकस है वो किस पे है, होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी पर। तो ये हो गया बिल्कुल 60 में, जिसको आप आसानी से चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट लेके, मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेके आप आसानी से अपने सामने आप पेस्ट कर लीजिए, चस्पा कर लीजिए, जहाँ आप पढ़ रहे हैं आसानी से 5 मिनट में इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया जा सकता है, ठीक। तो और भी अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा गया है। अगर आपने ऊपर पढ़ लिया है तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एनईपी 2020 में स्कूल एजुकेशन का नया सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या है, तो आप फट से बताइए। 10+2, 8+4, 5-3-3-4, 6+3+3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर
कैट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एनएपी 2020 के अनुसार परख मुख्यतः किससे संबंधित है? वोकेशनल एजुकेशन से, असेसमेंट से, टीचर रिक्रूटमेंट से, हायर एजुकेशन फंडिंग से। तो यहाँ पे जो परख का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एबीसी, इसको क्या कहेंगे? एबीसी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फीस जमा करना, टीचर्स का रिकॉर्ड रखना, एकेडमिक क्रेडिट का डिजिटल मैनेजमेंट या ट्रांसफर, स्कूल अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ओके, तो यहाँ एकेडमिक क्रेडिट्स का क्या है? डिजिटल मैनेजमेंट ट्रांसफर है। और भी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथा के बाद पांचवा आपके लिए होमवर्क होगा। पांचवे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पांचवे का आंसर क्या है। HECI का कौन सा वर्टिकल फंडिंग से संबंधित है? HECI का कौन सा वर्टिकल फंडिंग से संबंधित है? NHARC, JAC, HEGC और NAC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आपको करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, उसका आंसर आपको क्या करना है? राइट करना है कि एनएपी 2020 में हायर एजुकेशन में GER का लक्ष्य क्या रखा गया था? GER का क्या लक्ष्य रखा गया था? 35% बाई 2030, 40% बाई 2035, 50% बाई 2035, 60% बाई 2040। तो इसको दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको क्या करना है? कोट करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ कंसेप्चुअल लाइन दी गई है। पुरानी सोच क्या है इस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग? लाइन में क्या है? टीचर, कंटेंट, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन और मार्क। ये हमारा ओल्ड अप्रोच है, पुरानी सोच है कि टीचर का मतलब उसके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट किसको डिलीवर करेगा? स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या करेगा? एग्जामिनेशन देगा। एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा? मार्क्स आएंगे। खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ये हमारा ओल्ड अप्रोच है। अब नया जो अप्रोच है क्या आया है उसको आप देख लीजिए। एनईपी 2020 की दिशा में क्या है? एक तो आप लर्नर होने चाहिए, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये किसका है? एनईपी 2020 का है। तो सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो पसंद आए या ना आए वो छोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट की जो लाइनें हैं, जो एनईपी 2020 की दिशा है, डायरेक्शन है कि आप लर्नर बनिए। क्या बनिए? लर्नर बनिए। कॉम्पिटेंसी अपने अंदर रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए, क्रिएटिविटी लाइए, एप्लीकेशन बेस रहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, यही बदलाव, यही जो चेंजेस होगा एनईपी 2020 को केवल नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क बनाता है। अगर ये चीज़ हमने डेवलप कर लिया तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। अब इसके लिए टीएसटी पीएचडी के लिए खासकर अगर आप प्रिपरेशन इसके लिए कर रहे हैं, वैसे क्लास तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, चाहे आप टीएसटी पीएचडी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, क्योंकि इन एनईपी 2020 की जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बढ़ती हुई चली जा रही है। तो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो सबके लिए कंपलसरी है। बट लास्ट में एक गोल्डन डिवीजन फार्मूला है, पर से 5 मिनट उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, क्या है फार्मूला? एनईपी 2020 पहला कंसेप्ट क्या है? 5-3-3-4 FLN, मदर टंग, वोकेशनल, कोडिंग, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, परख, 360 डिग्री क्या है? प्रोग्रेस कार्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, मल्टीपल एंट्री या एग्जिट है, ABC है, HECI है, NRF है, इनक्लूसिव एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है। ये हमेशा कीवर्ड हैं, ये इसको आप एनईपी के कीवर्ड्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, जितना इसको रिवाइज करेंगे उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इन्हीं कीवर्ड से अधिकांश फैक्चुअल हो गए या मैचिंग हो गए या असर्शन रीजन हो गए या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है।
कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ, टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ एनईपी 2020 से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आपका छूटा नहीं है। लास्ट में ये जो गोल्डन रिवीजन फार्मूला है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं पे प्रिंट आउट करके या अपने एक नोट्स बना के अपने सामने रख लीजिए, ठीक है, कि एनईपी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे वह इंक्लूसिव एजुकेशन हो, चाहे वह मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन हो, इन्हीं की बात करता है आपका एनईपी। तो उसमें सबसे बड़ा जो कंसेप्ट आया है 5-3-3-4 का, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद,